स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप सभी लोग भी यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे तो आप लोगों के लिए नोटिस आ गई है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 जनवरी 2026 को होने वाला है। अगर आप सभी लोग भी अपनी तैयारी राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ बेहतरीन तरीके से पूरी करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा लाया गया नायक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक क्रैश कोर्स होने वाला है जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी जितना भी हेल्प हो सके हमारे तरफ से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट सिलेबस का कवरेज, सब कुछ आपको मिल रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 499 में। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे नायक बैच को ज्वाइन करना है। इस बैच के साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक और है वो है ई बुक, जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा होगा इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। इस ई बुक में आपको कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इसमें अच्छा निचोड़ आपको मिल रहा होगा इस ई बुक में। तो आप इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दिए गए नंबर पर जो है वो कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं इस बैच से रिलेटेड। तो आज का ये जो क्लास होने वाला है ये आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है वो लगातार इस चैनल पे क्लासेस आती रहेंगी फ्री में भी। तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, नवजात शिशु का सामान्य जन्म के समय वजन और लंबाई कितनी होती है। तो एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका जन्म के समय जो है वजन और लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन क्या क्या है, 2.5 से 4 kg और 45 से 55 सेंटीमीटर, या फिर 1 से 2 kg और 40 से 50 सेंटीमीटर, 3 से 5 kg या फिर 50 से 60 सेंटीमीटर, या फिर 4 से 6 kg और 55 से 65 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 22.5 से 4 kg और 45 to 55 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 से 4 किलो वज़न और 45 से लेकर के 55 किलो तक 55 सेंटीमीटर तक जो है वो हाइट एक न्यू बॉर्न बेबी का यानी कि तुरंत का जन्मा बच्चे का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु में दांत निकलने की सामान्य आयु कितनी होती है। तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कितनी आयु पे जो है वो उसका दांत निकलना शुरू होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 3 से 4 महीने, 6 से 7 महीने, 9 से 10 महीने या 12 से 14 महीने। तो सामान्यतः बच्चा का जो दांत होता है वो कितने पे शुरू होता है, उसका सबसे पहले जो टीथ बच्चे को आ रहा होता है यानी दांत आ रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, यानी कि दूध के दांत जो कहते हैं। क्योंकि क्या होता है वो बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या है वो दांत झड़ करके फिर उसको नए दांत आ रहे होते हैं। तो इसीलिए बचपन में जो बच्चे को तुरंत दांत आ रहे होते हैं उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी दूध के दांत। और ये जो है ये 6 से 7 महीने की आयु पर बच्चे को आ रहे होते हैं। ठीक है, दांत निकलने के दौरान जो है वो गम्स जो मसूड़े होते हैं उनकी सफाई और संतुलित आहार देना जो होता है वो बच्चे को ज़रूरत होता है, ताकि बच्चे जो है वो अच्छी तरह से अपने ग्रोथ जो है वो कर पाए। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि 6 से 7 आयु, कई केसेस में बच्चे जो हैं वो बाद में भी उन्हें दांत आती है, कई बार पहले भी आ जाती है। लेकिन एक एवरेज जो अनुमानित टाइम है कि इतने तक आ जाता है सामान्यतः बच्चों को, वो क्या है 6 से 7 साल है। लेकिन ये कुछ बच्चों में ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु में मोटर विकास का सही क्रम क्या है। मोटर विकास क्या होता है सबसे पहले तो मोटर विकास जो है वो रिफ्लेक्सेस होता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बोलते हैं ना बच्चे का डेवलपमेंट दिखा रहा होता है कि बच्चा कितना डेवलप कर रहा है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, सिर उठाना, बैठना, रेंगना, चलना। बैठना, रेंगना, सिर उठाना या चलना, या फिर रेंगना, चलना, बैठना या सिर उठाना, या फिर चलना, रेंगना, बैठना और सिर उठाना। तो बच्चा का मोटर विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है कि वो कैसे कैसे एक एक काम को कर रहा है वो मोटर विकास कहलाता है। ठीक है, तो उसका सही कर्म क्या होता है, उसका सही कर्म क्या होता है, इसका सही आंसर सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सिर उठाता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर रेंगना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बच्चा जो है उसका सिर उठाना यानी उसका सिर पे जो कंट्रोल है। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो उसके जो गर्दन होता है उसके गर्दन के मांस जो होते हैं वो इतने भी मजबूत नहीं होते कि वो अपने सिर का भार उठा पाए। तो उसे हमेशा सिर के तरफ जो है वो सपोर्ट दे करके उठाना होता है गोद में। तो वो बच्चा जो है वो अपना हेड कंट्रोल कितने दिनों पर सीखता है, तो वो जो है वो सामान्यतः 2 से 3 महीनों में जो है वो बच्चा अपना हेड कंट्रोल सीख जाता है। वहीं बैठने की बात करें तो 6 से 8 महीने में, रेंगने की बात करें तो 7 से 9 महीने में, और एक सामान्यतः बच्चा जो है वो 12 महीने में कुछ पकड़ करके नॉर्मल चलना सीख लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में दस्त यानी डायरिया से मृत्यु का मुख्य कारण क्या है।
तो बच्चे में दस्त यानी डायरिया अगर हो रहा है तो उससे मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? पानी की कमी, बुखार, उल्टी या फिर पेट दर्द। तो इसका सही आंसर क्या है? दस्त में क्या होता है? तो दस्त में बच्चों को, जैसा कि आपको पता होगा ना, डायरिया एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें बच्चा जो है वो बहुत ही वाटरी स्टूल पास करता है, ठीक है, यानी कि पानी के जैसा मल जो है वो बहा रहा होता है। तो उसके कारण बच्चे की मृत्यु अगर होती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण होता है पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, ठीक है। दस्त में बच्चे जो है वो तेज़ी से पानी मल में बहा रहे होते हैं, तो उसमें होता क्या है ना कि बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी हो जाती है जिससे डिहाइड्रेशन होता है, और इसी डिहाइड्रेशन के कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो होता है उनमें मृत्यु का प्रमुख कारण क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके उपचार का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को पानी में घोल करके देना, एक स्वच्छ आहार देना, जिंक जो कि सप्लीमेंट्स आते हैं वो देना, और साथ ही साथ रोटा वायरस जिसके कारण डायरिया होता है उसके खिलाफ वैक्सीनेशन करवाना, साफ़ पानी और हाथ धो करके ही बच्चे को खाना पानी खिलाना ताकि वो वायरस से संक्रमित ना हो और उसमें डायरिया देखने को ना मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके जो है वो हम बच्चे को डायरिया से और डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खसरा मीजल्स रोग के मुख्य लक्षण क्या है? तो खसरा मीजल्स जो रोग है उसके मुख्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? तेज़ बुखार, लाल चकत्ते, या फिर दस्त और उल्टी, या फिर पेट में सूजन और दर्द, या फिर खांसी और नाक बहना। तो इसका सही आंसर क्या है? खसरा मीजल्स रोग के मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? तेज़ बुखार और लाल चकत्ते। मीजल्स यानी खसरा जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? ये कैसा बीमारी है? ये एक वायरल संक्रमण है, ठीक है, यानी वायरल इन्फेक्शन है। इसमें इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तेज़ बुखार, खांसी, नाक बहना, लाल आँखें और पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते हो जाना, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए MR वैक्सीन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मीजल्स रूबेला का वैक्सीन दे रहे होते हैं, और ये बहुत ही संक्रामक होता है तो इसीलिए इसके खिलाफ वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है, और इसके लक्षण मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय कौन कौन से टीके दिए जाते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है BCG, OPV 0 डोज, हेपेटाइटिस B, DPT 1, OPV 1, हेपेटाइटिस B, या फिर मीजल्स, JE, OPV, या फिर विटामिन A, B, E। तो जन्म के समय जो बच्चा जब तुरंत जन्म लिया है तो उस वक्त उसे कौन कौन से वैक्सीन्स जो हैं वो दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? कौन कौन से वैक्सीन्स दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर A, BCG, OPV 0 डोज और हेपेटाइटिस B। BCG वैक्सीन जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस के खिलाफ दिया जाता है, जो कि जन्म के समय ही दिया जाता है, और जिसका डोज कितना होता है? अगर जन्म के 24 घंटे के अंदर में दिया जा रहा है, या फिर अगर 10 दिनों के अंदर में दिया जा रहा है, तो ये हेपेटाइटिस B, BCG और OPV का जो है वो 0 डोज, ये तीनों दिया जा रहा होता है। OPV जो है वो पोलियो के खिलाफ दिया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DPT वैक्सीन किन रोगों से बचा रही होती है? तो DPT वैक्सीन जो है वो किन किन रोगों के खिलाफ दिया जाता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि BCG का जो वैक्सीन है वो ट्यूबरक्यूलोसिस के खिलाफ दिया जाता है, तो वहीं बात करते हैं कि जो DPT की वैक्सीन है वो किन किन बीमारियों के खिलाफ दी जाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, मलेरिया, चिकनगुनिया, पल्स, पोलियो, जिगर की सूजन, खसरा, या फिर दस्त, बुखार, स्कर्वी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। इंग्लिश में ये जो काली खांसी यहाँ लिखा हुआ है उसे हम पर्ट्यूसिस बोल रहे होते हैं, जिसके कारण हम इसको DPT का वैक्सीन कह रहे हैं। ये एक क्या होता है? ये एक संयुक्त वैक्सीन होता है, और ऐसे बच्चे को हम कब देते हैं? तो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र पे जो है वो DPT का डोज मिलता है। गंभीर बीमारियों से रोकने के लिए ये जो डोज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, और ये हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल में भी है ये वैक्सीन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रोटीन हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसा कि आपको पता होगा न्यूट्रिएंट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बॉडी को कम मात्रा में चाहिए, जैसे कि मिनरल्स हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो ये सारा क्या है? हमारे बॉडी को कम मात्रा में चाहिए। या फिर विटामिन्स हो गया, विटामिन A, B, C, D, E। तो ये सारे क्या है? ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए।
वहीं बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए उन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो प्रोटीन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो बॉडी बिल्डिंग पार्ट है, यानी कि प्रोटीन से ही हमारा शरीर क्या होता है, डेवलप होता है, बन रहा होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो हो सकती हैं। ऑप्शन क्या क्या है, क्वाशियोरकर, मैरास्मस, एनीमिया या फिर रिकेट्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है क्वाशियोरकर। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण जो सबसे गंभीर बीमारी होती है वो होती है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो पेट फूलना होना, चेहरा में सूजन होना, बाल झड़ना, कमज़ोरी होना। इसका उपचार जनरली क्या होता है, तो प्रोटीन युक्त आहार देना, जैसे दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें देना। जो भी देश जो भी ऐसे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी डेवलप हुए नहीं हैं, अंडर प्रोग्रेस हैं, तो उन सारे देशों में बच्चों में ज़्यादातर जो है वो क्वाशियोरकर देखने को मिलता है। इसमें सूजन होने का मुख्य लक्षण ये होता है कि प्रोटीन की कमी होने के कारण जो है वो फ्लूइड जो है वो कहीं कहीं जमा होने लग जाता है, जिसके कारण सूजन देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलोरी ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। तो एनर्जी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो अभी हमने देखा प्रोटीन की कमी के कारण, अब एनर्जी की कमी के कारण देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, मैरास्मस, क्वाशियोरकर, एनीमिया या फिर स्कर्वी। तो इसका सही आंसर क्या है, बच्चों में कैलोरीज यानी एनर्जी की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, मैरास्मस। मैरास्मस जो होता है उसमें उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो अत्यधिक दुबला पतला शरीर होना, मांसपेशियों का ह्रास होना, थकान होना, ये सारे जो हैं वो मैरास्मस के लक्षण हैं। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उपचार में जो भी ऊर्जा युक्त आहार होते हैं, यानी कि एनर्जी देने वाले फूड जो भी होते हैं, जैसे दलिया हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, ये सारे दे करके हम बच्चे को जो है वो रिकवर करने में मदद कर सकते हैं। बच्चे में गंभीर भूख और कुपोषण जो होते हैं वो मैरास्मस के मुख्य कारण होते हैं। इसमें बच्चा अत्यंत ही पतला दुबला दिख रहा होता है, उसका मसल लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है। तो किशोरावस्था में एनीमिया क्या कंडीशन है, तो एनीमिया जो है वो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी में जो है वो आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है। आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट होता है जो उसको लाल रंग देता है उसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो भी एनीमिया होता है, ठीक है। तो एनीमिया को हम अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। एनीमिया जो है वो आयरन की कमी के कारण भी हो रहा होता है। तो एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं। एनीमिया का सिंपल मतलब होता है कि शरीर में आरबीसी का जो है वो कम हो जाना, एनीमिया होता है, ठीक है। तो एनीमिया जो है वो किशोरावस्था में क्यों होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, प्रोटीन की कमी से या विटामिन डी की कमी से। तो इसका सही आंसर है आयरन की कमी से। अब सवाल ये है कि जब एनीमिया जो है वो आरबीसी की अगर कमी से होता है, आरबीसी का कमी अगर शरीर में हो जाए तो एनीमिया का कंडीशन बनता है। इसमें आयरन की कमी कहाँ से आ गया, तो आरबीसी जो है वो जिस लाल रंग के पिगमेंट से बना होता है उसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, और हेमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन से बना होता है। तो इसीलिए अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आरबीसी की कमी हो जाती है और एनीमिया का सिचुएशन देखने को मिलता है। तो किशोरावस्था में जो होता है वो शरीर तेज़ी से बढ़ रहा होता है, जिसके कारण आयरन की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है, और अगर सही अमाउंट में आयरन ना लिया जाए तो उसके कारण आयरन की कमी हो जाती है। खास करके अगर बात की जाए किशोरावस्था में जो लड़कियां होती हैं उनके मानसिक धर्म के कारण जो है वो आयरन की कमी ब्लड लॉस होने के कारण हो जाती है। बहुत सारे खून बहने की वजह से जो है वो उनके अंदर जो है वो आयरन की कमी देखने को मिलती है, जिसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो थकान, सुस्ती, त्वचा पीली पड़ जाना, ये सारे। इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे साग वगैरह जो होते हैं वो खाना, दाल खाना, गुड़ खाना, और या फिर अगर इन सब से बात ना बने तो आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स आते हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल रहते हैं, तो वो टैबलेट्स ले करके भी एनीमिया को रोका जा सकता है, एनीमिया का उपचार किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या सामान्य समस्या कौन सी है। तो किशोरावस्था में जो मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ है उसमें सबसे सामान्य समस्या यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो क्या होता है।
ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है डिप्रेशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर आर्थराइटिस। तो किशोरावस्था में पढ़ाई का दबाव, पहचान बनाने का संघर्ष, सोशल मीडिया का प्रभाव, ये सारे के कारण जो है वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ रहा होता है, जिसके कारण उसको कौन सा कंडीशन में वो ज़्यादातर मिल सकता है? ज़्यादातर जो एडोलसेंट एज में, टीन एज के जो बच्चे होते हैं उनमें डिप्रेशन यानी अवसाद देखने को मिलता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो उदासी, आत्म असंयम की कमी, नींद, भूख में परिवर्तन, ये सारे जो है वो लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसका रोकथाम कैसे हो सकता है? तो खुला संवाद करके, परामर्श लेकर के, सकारात्मक वातावरण में यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह करके जो है वो इस डिप्रेशन से बच सकते हैं, यानी टीनेज के जो बच्चे हैं वो बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन क्या क्या है? रात में दृष्टि की कमी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, बेरीब्री या फिर स्कर्वी। तो विटामिन ए जो है वो हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है आँखों के फंक्शनिंग के लिए। तो इसके कारण हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? रात में दृष्टि की कमी। विटामिन ए जो है वो आँखों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आँखों के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इसकी कमी से रात में देखने में कठिनाई होती है, गंभीर मामलों में अंधापन भी हो सकता है। विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है, यानी हमें कहाँ से विटामिन ए मिल सकता है, क्या खा करके मिल सकता है? तो हरी पीली सब्जियां जो होती हैं, दूध हो गया, अंडा हो गया, और विटामिन ए की सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स जो आते हैं वो भी लिया जा सकता है। ठीक है, टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, विटामिन ए का जो भी आ रहा है वो भी सप्लीमेंट्स के तौर पे लिया जा सकता है, जिससे आँख जो होते हैं वो स्वस्थ बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? रिकेट्स, प्लेग्रा, स्कर्वी या फिर गॉइटर। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी के कारण बच्चों में जो है वो कमज़ोर हड्डियाँ, मुलायम हड्डियाँ, ये सारे वाले समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए रिकेट्स जो है वो एक हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है जिसमें हड्डियाँ जो है वो अत्यंत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, अवशोषण कराता है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का अगर हम खा भी रहे हैं तो वो भी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो हमारे शरीर में लगेगा नहीं। इसलिए विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं रिकेट्स के? तो टेढ़ी टांगे, हड्डियों में दर्द। और विटामिन डी का सोर्स क्या क्या हो सकता है, यानी कहाँ से हमें विटामिन डी मिल सकता है? तो धूप जो है यानी सनलाइट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का। साथ ही साथ दूध, मछली, अंडा, ये सबसे भी विटामिन डी जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? अब बात करते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन क्या क्या है? गॉइटर, एनीमिया, रिकेट्स या फिर बेरीबेरी। तो आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी के कारण क्या हो सकता है? गले में जो ग्लैंड होता है उसमें सूजन देखने को मिल सकता है, और इससे क्या होता है? मानसिक विकास में कमी होती है। ठीक है, तो इसके कारण जो बीमारी देखने को मिलती है वो होती है गॉइटर। इसकी रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि गॉइटर से बचाव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो रहा होता है? ऑप्शन क्या क्या है? स्कर्वी, रिकेट्स, प्लेग्रा या फिर बेरीबेरी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विटामिन सी की कमी से जो है वो मसूड़े में खून आना, घाव ना भरना और कमज़ोरी होती है। तो स्कर्वी जो है वो हम विटामिन सी की कमी से देख सकते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या क्या होता है जहाँ से हमें विटामिन सी मिल सकता है? नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, यानी जितने भी खट्टे फल हैं उनसे हमें विटामिन सी मिल रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशु में दस्त यानी डायरिया होने पर सबसे प्रभावी प्राथमिक उपचार क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना, सिर्फ पानी पीने देना, दवा बिना डॉक्टर के देना, भूख ना लगने पर खाना रोकना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि डायरिया होने पे जो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो होता है डिहाइड्रेशन का। ठीक है, यानी शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी। ठीक है,
तो उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे बचाव के लिए सबसे प्रभावी प्राथमिक उपचार जो होता है वो होता है ORS देना, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना। दस्त में बच्चों को पानी, ये क्या करता है, ORS जो होता है वो बच्चों में पानी और जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका बैलेंस मेंटेन रखता है, ताकि उनके शरीर में जो है वो डिहाइड्रेशन का सिचुएशन ना बने। यह WHO और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनुशंसित प्राथमिक उपचार है। ठीक है, भूख ना लगने पर भी हल्की भोजन देनी चाहिए और साथ ही साथ ORS देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा यानी मीजल्स के बच्चों में गंभीर जटिलताओं में से कौन सी प्रमुख सामान्य समस्या आती है। ठीक है, तो खसरा यानी मीजल्स से बच्चों में गंभीर जटिलताओं में से कौन सी प्रमुख समस्या आती है, यानी कि सबसे गंभीर जितनी जटिलताएं आती हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं मीजल्स के कारण, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, न्यूमोनिया यानी फेफड़ों का संक्रमण, दांतों की समस्या यानी टूथ प्रॉब्लम, बाल झड़ना या फिर कान का संक्रमण। तो मीजल्स के कारण बच्चों में जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है उनमें से सबसे प्रमुख होता है न्यूमोनिया। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मीजल्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, तो बच्चों में सर्वाधिक घातक जटिलता न्यूमोनिया होती है मीजल्स के कारण, जो कि मृत्यु का कारण तक बन सकती है। ठीक है, इसके अन्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तेज़ बुखार, लाल शक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था पहले भी, लाल आँखें होना, ये सारी चीज़ें। इसकी रोकथाम के लिए MR वैक्सीन जो है वो भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय BCG का टीका किस रोग से बचाती है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त बताया है। अगर आप अभी तक आप क्लास को लगातार देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि BCG का जो टीका है वो किस रोग के खिलाफ देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मीजल्स या हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ट्यूबरक्लोसिस TB। ट्यूबरक्लोसिस TB से बच्चे को बचाने के लिए BCG का वैक्सीन जो है वो उसको बच्चे के जन्म के समय ही दिया जाता है। ठीक है, इसका टीकाकरण जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि TB जो है वो एक गंभीर बीमारी है जिससे बचाव के लिए बच्चे को ये वैक्सीन देना जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DPT वैक्सीन से बच्चे किस रोग से बचते हैं। तो DPT का जो वैक्सीन होता है वो बच्चे को किस रोग से बचा रहा होता है, ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसका सही आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, यानी कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण के कारण होने वाला मैरास्मस मुख्य रूप से किस कमी से होता है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, पहले जो मैंने आपको बताया है उसी का ट्विस्टेड फॉर्म है। अगर आपने अभी तक ध्यान से क्लास को देखा होगा तो कुपोषण के कारण जो मैरास्मस बीमारी होती है वो मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती है। कुपोषण यानी कि शरीर में कुछ का भी कमी हो सकता है, कुछ का भी ये माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। तो किस चीज़ की कमी के कारण, ऑप्शन है कैलोरी ऊर्जा की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण या विटामिन A की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कैलोरी यानी ऊर्जा की कमी के कारण जो है, कैलोरी ऊर्जा की कमी के कारण जो है वो मैरास्मस बीमारी देखने को मिलती है। इसका सबसे कॉमन लक्षण तो मैंने आपको बता ही दिया, अत्यधिक दुबला शरीर होना। इसके उपचार हेतु ऊर्जा युक्त आहार यानी कि जिसमें अच्छा भला कैलोरीज और एनर्जी हो, ऐसा खाना बच्चे को देना होता है। ये गंभीर भूख और कुपोषण का संकेत होता है मैरास्मस बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशियोरकर में कौन सी कमी होती है। क्वाशियोरकर में कौन सी कमी होती है, ऑप्शन क्या क्या है, क्वाशियोरकर में किस किस चीज़ों की कमी हो सकती है। ऑप्शन है प्रोटीन डिफिशियंसी, कैलोरी डिफिशियंसी, विटामिन C डिफिशियंसी या आयोडीन डिफिशियंसी। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में सबसे सामान्य पोषण संबंधित समस्या कौन सी होती है। तो किशोरावस्था में पोषण संबंधित समस्या कौन सी होती है। अभी हमने मानसिक समस्याओं में देखा था कि सबसे सामान्य क्या होता है, अभी हम लोग पोषण संबंधित देख रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या है, एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी या गॉइटर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एनीमिया। तो जो किशोरावस्था में जो होता है वो बच्चे के लगातार विकास के कारण जो है वो, तो उस कारण क्या होता है, शरीर में तेज वृद्धि और मानसिक धर्म जो लड़कियों में देखने को मिलता है, उन दोनों के कारण जो है वो आयरन की कमी जो है वो ज़्यादातर इस अवस्था में बच्चों में देखने को मिलता है, जिसके सामान्य लक्षण थकान, सुस्ती और त्वचा पीली पड़ना होते हैं। ठीक है, इसे खान पान में बदलाव करके, सही लाइफस्टाइल को फॉलो करके सुधारा जा सकता है। अगर उससे भी कोई सुधार ना हो तो जो आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट टैबलेट्स आते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन का मुख्य अवधारणा क्या है। ठीक है, तो परिवार नियोजन का मुख्य अवधारणा क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है बच्चों की संख्या नियंत्रित करना यानी कंट्रोलिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, या फिर केवल पुरुषों के लिए स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ सर्विस ओनली फॉर मेन,
या फिर केवल महिलाओं के लिए शिक्षा, एजुकेशन ओनली फॉर वुमेन, या फिर जन्मजात रोगों को रोकना यानी प्रिवेंटिंग कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। तो इसका सही आंसर क्या है? परिवार नियोजन जो है उसका मुख्य अवधारणा क्या है? सबसे मुख्य ये है कि बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना यानी कंट्रोलिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। परिवार नियोजन जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके, देश का जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। इसके माध्यम से जो होता है वो मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जाता है, परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने में जो है उसका जो है वो ये होता है, इसके माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग यानी कि राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते हैं फैमिली प्लानिंग के, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। अस्थायी गर्भ निरोधक विधियों में से कौन सी विधि शामिल है? तो अस्थायी गर्भ निरोधक जो विधियां हैं उनमें से ये कौन सा है? ठीक है, तो यानी टेम्पररी, अस्थायी है, टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है? ऑप्शन है कॉन्डम, बैरियर मेथड, स्टरलाइजेशन, परमानेंट मेथड, हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल, अबॉर्शन यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अस्थायी विधियों में क्या आता है? ये कम समय के लिए सुरक्षा देती है लेकिन इसे ज़रूरत पर इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल सेफ होता है। तो इसमें कौन सा है? बैरियर मेथड यानी कॉन्डम का यूज़ करना। ठीक है, कॉन्डम जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। ये इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ हो सकती हैं? तो वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, इसके अलावा आईयूडी जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं जैसे कॉपर टी वगैरह। तो ये सारे का लाभ क्या होता है? ये जो भी यूज़ कर रहे लोग हैं उनके इच्छा अनुसार शुरू किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, और ये फर्टिलिटी पर स्थायी प्रभाव नहीं डालता। मतलब ये जो फर्टिलिटी होता है, बच्चे पैदा करने का जो एबिलिटी होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा होता। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररीली बच्चे को रोकने के लिए ये मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी गर्भ निरोधक विधियां यानी कि परमानेंट मेथड्स में क्या शामिल है? स्थायी गर्भ निरोधक विधियां यानी कि परमानेंट मेथड्स में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन क्या क्या है? पुरुष नसबंदी यानी वेसेक्टोमी और महिला नसबंदी यानी ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, या फिर कॉन्डम्स, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या फिर इंजेक्टेबल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जो परमानेंट मेथड क्या होता है? तो परमानेंट मेथड होता है जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं वो हमेशा परमानेंट होते हैं, जैसे कि वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इन विधियों में क्या होता है? तो जो वेसेक्टोमी है उसमें क्या होता है? वास डेफरेंस, जो कि एक पैसेज होता है, पाथ होता है, रास्ता होता है जिसके थ्रू जो है वो सीमेन जो है वो इजैकुलेट होता है। तो उसमें वास डेफरेंस जो होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वाहिनी जिसे हम कहते हैं वास डेफरेंस को, उसको काट करके बांध दिया जाता है। वहीं महिला नसबंदी की बात करें या फिर जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, तो उसमें अंडाशय यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है उससे जो है वो बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण जो होता है वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, ये काफ़ी प्रभावी होता है और एक बार करवाने पर ये हमेशा के लिए सुरक्षित होता है, यानी ये परमानेंट होता है। एक बार इसको करा लिया तो ये बिल्कुल हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है, इसमें बार बार कोई किचकिच पिट नहीं रह जाता। ठीक है, ये अस्थायी विधियों की तुलना में दोबारा उल्टा करने में मुश्किल होता है। मतलब अस्थायी विधियाँ जो हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गया, तो वो जब तक दवा ले रहे हैं तब तक के लिए ही असरदार होता है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो वो दवा लेना छोड़ देंगे तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है? ये इसको दोबारा उल्टा करना बहुत मुश्किल होता है एक बार हो जाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो होता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुधारना यानी कि इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, या फिर केवल पुरुषों की संख्या बढ़ाना, इंक्रीज मेल पॉपुलेशन ओनली, या फिर केवल महिलाओं को शिक्षा देना, या फिर यानी प्रोवाइड न्यू एजुकेशन ओनली टू वुमेन, या फिर चिकित्सा शिक्षा बढ़ाना यानी इंक्रीज मेडिकल एजुकेशन। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो होते हैं उनका मुख्य लक्षण होता है मातृ और शिशु के स्वास्थ्य को सुधारना। ठीक है, इसकी व्याख्या इसका ये क्या होता है? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो होते हैं उनके उद्देश्यों में शामिल होता है प्रजनन स्वास्थ्य को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को घटाना, साथ ही साथ संतुलित परिवार निर्माण के लिए जागरूकता फैलाना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। ठीक है, ये सारे इसके उद्देश्य में आते हैं। दंपत्ति को परिवार नियोजन पर परामर्श देने की मुख्य तकनीक कौन सी है? ठीक है, तो दंपत्ति जो यानी कि जो नया शादीशुदा जोड़ा है उसको
परिवार नियोजन में परामर्श देने के लिए मुख्य तकनीक कौन सी इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? गैदर तकनीक, यानी कि ग्रीट, आस्क, टेल, हेल्प, एक्सप्लेन, रिटर्न। अगला ऑप्शन है केवल लिखित सूचना देना, यानी कि गिविंग ओनली रिटन इन्फॉर्मेशन। तीसरा है जोर ज़बरदस्ती निर्णय लेना, यानी कि फोर्सिंग डिसीजंस। या फिर चौथा है केवल पुरुष को जानकारी देना, यानी कि इन्फॉर्मिंग ओनली मेल पार्टनर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर गैदर टेक्निक को फॉलो करना। गैदर टेक्निक में क्या क्या आता है? तो ग्रीट, आस्क, टेल, हेल्प, एक्सप्लेन और रिटर्न जो है वो इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या क्या है कि ग्रीट यानी कि स्वागत करना और विश्वास बनाना, आस्क यानी कि उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानना, टेल यानी कि उनको सभी विकल्प का हानि लाभ जो भी है वो सब कुछ समझाना, हेल्प यानी कि निर्णय लेने में सहयोग करना, और एक्सप्लेन सही उपयोग की जानकारी देना, और रिटर्न यानी कि फॉलो अप पर बुलाना, यानी कि वो जो भी वो अपना परिवार नियोजन का ये चुन रहे हैं ऑप्शन, उसको फॉलो अप करने के लिए बुलाना। ठीक है, यह तकनीक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। MTP एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? सुरक्षित गर्भपात सुनिश्चित करना, यानी इंश्योर सेफ एबॉर्शन, बच्चों की संख्या बढ़ाना, इंक्रीज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, केवल पुरुषों की नसबंदी देना, यानी ओनली मेल स्टरलाइजेशन, या फिर गर्भ निरोधक गोलियों को रोकना, बैन कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो MTP एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो क्यों लाया गया? तो वो सुरक्षित गर्भपात सुनिश्चित करने के लिए लाया गया, यानी कि इंश्योर सेफ एबॉर्शन। ये एक्ट कब लाया गया था? तो ये एक्ट 1971 में लाया गया था। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो है वो भारत में गर्भपात को सुरक्षित और कानूनी रूप से संभव बनाता है। इसके उद्देश्य क्या क्या है? तो अवैध और असुरक्षित गर्भपात को रोकना, महिला स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करना, निश्चित अवधि तक यानी कि प्रायः जो शुरुआती के जो 20 से 24 सप्ताह होते हैं उसमें जो है वो गर्भपात की अनुमति देना, केवल योग्य डॉक्टर जो होते हैं उनसे ही जो है और या फिर जो अनुमोदन जो भी जो लाइसेंस्ड संस्थान है वहीं से ही गर्भपात किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है लोगों की स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना, यानी कि मेक पीपल अवेयर टू हेल्दी लाइफस्टाइल, या फिर केवल दवाएं वितरित करना, यानी कि ओनली डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन, चिकित्सा की संख्या बढ़ाना यानी इंक्रीज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, या फिर केवल अस्पताल बनाना, ओनली बिल्ड हॉस्पिटल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि जो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा है यानी कि मेडिकल एजुकेशन है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है लोगों की जीवन शैली जो है उसको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा देने की प्रमुख विधियां कौन सी होती हैं? तो किसी भी जो नॉर्मल एक ग्रुप ऑफ लोग हैं उनको स्वास्थ्य शिक्षा अगर हमें कुछ देना हो तो उसकी प्रमुख विधि कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन, केवल पोस्टर दिखाना, या फिर टीवी विज्ञापन देना, या फिर चिकित्सा परीक्षण देना। तो इसका सही आंसर क्या है? समूह चर्चा करना जो है वो इसका सबसे सही आंसर है। समूह चर्चा से लोगों में जो है वो सूचना का आदान प्रदान होता है और व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम तरीका जो होता है वो समूह चर्चा होता है। अन्य विधियाँ जो है जैसे पोस्टर हो गया, टीवी पे विज्ञापन देना, इससे जानकारी दिया जा सकता है लेकिन व्यवहार परिवर्तन नहीं हो सकता। समूह चर्चा जो है उससे व्यवहार परिवर्तन भी देखने को मिलता है। IEC BCC तकनीक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? संचार और व्यवहार परिवर्तन यानी कि कम्युनिकेशन और बिहेवियर में बदलाव, या फिर चेंज केवल दवाएं वितरित करना, ओनली डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन, चिकित्सा परीक्षण यानी ट्रेनिंग डॉक्टर्स, या फिर अस्पताल निर्माण यानी बिल्डिंग हॉस्पिटल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? IEC और BCC तकनीक का उद्देश्य जो है वो कम्युनिकेशन और बिहेवियर में परिवर्तन लाना है। IEC का फुल फॉर्म क्या है? इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, और BCC का मतलब क्या है? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो इन दोनों तकनीकों से लोगों के स्वास्थ्य ज्ञान को फैलाना और उनके व्यवहारों में बदलाव लाना सुनिश्चित किया जाने के लिए जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण क्या क्या है? तो टीकाकरण के लिए जागरूकता, साफ सफाई और पोषण का पर संदेश। उद्देश्य क्या है? तो लोगों को स्वास्थ्य विकल्प चुनने का मार्गदर्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन है उसका उद्देश्य क्या क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? मातृ और शिशु की स्वास्थ्य सुधारना, या फिर केवल पुरुषों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, या फिर निजी अस्पताल खोलना, या फिर केवल ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मातृ और शिशु के स्वास्थ्य को सुधारना। तो NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो उसके दो मुख्य घटक हैं क्या क्या? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और
नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? इसका उद्देश्य है मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुधारना, प्राथमिक स्वास्थ्य देना लोगों को, साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और क्षमता बढ़ाना, और जो योजनाएं और भी सरकार ला रही है वो सबको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना, केवल टीकाकरण देना, बच्चों की शिक्षा बढ़ाना, पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना, ठीक है। JSY यानी जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करना। ये एक क्या है? ये एक सहायता योजना है जिसमें गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका लाभ क्या क्या होता है? तो इसके लाभ स्वरूप मातृ मृत्यु दर जो है उसको कम किया जा रहा है, सुरक्षित प्रसव और सुविधा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा दी जाती है इस योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवाएं जो है वो मुफ्त में दी जाती है? तो जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या क्या सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं? ऑप्शन क्या क्या है? अस्पताल में जन्म, परिवहन, दवा और निदान यानी फ्री डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स, केवल टीकाकरण ओनली वैक्सीनेशन, केवल दवा ओनली मेडिसिन, केवल रक्त परीक्षण यानी ओनली ब्लड टेस्ट। तो इसका सही आंसर है कि जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत जो है वो अस्पताल में जन्म, परिवहन, दवा, निदान, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। ये योजना जो है जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये गरीब महिलाओं और नवजात शिशु के लिए होता है। इसकी सुविधाएं क्या क्या मुफ्त में मिलती हैं? तो हॉस्पिटल में प्रसव, साथ ही साथ परिवहन यानी कि घर से अस्पताल और वापस लाने के लिए, दवा और निदान। इसका उद्देश्य भी वही है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी कि PMMVY का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, या फिर केवल पुरुष नसबंदी बढ़ाना, या फिर बच्चों के लिए खेलकूद कार्यक्रम, या फिर टीकाकरण बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, यानी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा के नीचे की आती हैं उनको, और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें एक नकद सहायता देना, ताकि वो क्या है वो संतुलित पोषण उनका सुनिश्चित हो सके, और उनका और बच्चे का दोनों का जो हेल्थ है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो सके। प्रसव के पहले और प्रसव के बाद में जो है वो महिलाओं को सहायता देना इसका उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बालिका संरक्षण, शिक्षा और पोषण सुधारना, या फिर केवल लड़कों के लिए पोषण, केवल टीकाकरण बढ़ाना, या फिर अस्पताल निर्माण करना। तो इसका सही आंसर क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण 2.0 का जो है वो मुख्य उद्देश्य है बालिका संरक्षण, शिक्षा और पोषण में सुधार लाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो है वो बालिका लिंग अनुपात सुधारना, बालिका शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और पोषण 2.0 के तहत बच्चों और माताओं को पोषण स्तर में सुधार लाना, कुपोषण को रोकना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उद्देश्य हैं इन प्रोग्राम्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रिकॉर्ड कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रिकॉर्ड कीपिंग जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? सेवाओं का सही ट्रैक रखना, केवल दवा देना, पुरुषों को प्रशिक्षण देना, या फिर अस्पताल निर्माण करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सेवाओं का सही ट्रैक रखना, यानी कि जितनी भी चीज़ें सेवाएं दी जा रही हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जो है वो सही ट्रैक रखना, उनका सटीक रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है, ताकि उनसे जो है वो कितना भी ताकि रिपोर्टिंग के टाइम पे नीति निर्माण जब भी किया जा रहा हो तो वो सारी चीज़ों में जो है उनका रिकॉर्ड जो उन्होंने बना रखा था उसमें उसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता से जुड़ी पहल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? महिलाओं को निर्णय लेने और अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाना, केवल पुरुषों को रोजगार देना, या फिर केवल लड़कों को शिक्षा बढ़ाना, या फिर अस्पताल में केवल पुरुष भर्ती करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है महिलाओं को निर्णय लेने और अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बनाए रखने के लिए जो है वो इसका पहल किया गया, ठीक है।
आज का ये क्लास हमारे यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके लिए लगातार यूट्यूब चैनल पे भी फ्री क्लासेस लाई जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। थैंक यू सो मच।